आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम करेंगे स्पेशल सर्विसेज के बारे में, विशेष सेवाओं के बारे में। तो इसमें हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में और साथ में करेंगे वीपी आर्टिकल के बारे में। तो जब भी किसी डाक वस्तु को आप भेजते हैं, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं या उसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेजते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो एक्स्ट्रा चार्जेस देने का आपको क्या फ़ायदा मिलता है, क्यों किसी भी आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन या इंश्योरेंस की जाती है, ये सारी चीज़ों के बारे में और कौन से आर्टिकल्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या कौन से आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होती है, मतलब कि आपको वो करवानी पड़ेगी। उसी तरह से इंश्योरेंस के बारे में भी ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रजिस्ट्रेशन के बारे में, पंजीकरण के बारे में। ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य की बात करें, तो रजिस्ट्रेशन जब भी किसी आर्टिकल की जाती है, एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लिए आपसे लिए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों कोई भी व्यक्ति अपने आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन करवाएगा। मेक ट्रांसमिशन मोर सिक्योर, अगर आप किसी भी आर्टिकल का पंजीकरण करवाते हैं तो ये उस आर्टिकल के प्रसारण को और अधिक सुरक्षित बना देता है। स्पेशल प्रिकॉशंस, विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। रिकॉर्ड केप्ट एट ऑल स्टेजेस, सभी चरणों में रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके उद्देश्य हो जाएंगे कि क्यों आप किसी भी आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा, उस डाक वस्तु का प्रसारण सुरक्षित हो जाएगा, मतलब कि आपकी डाक वस्तु कहाँ पे है, किस समय कौन से डाकघर से गुजरी है, उन सारी चीज़ों के लिए क्या हो जाएगा, एक रिकॉर्ड रखा जाता है। और ऐसी डाक वस्तुओं के लिए विशेष सावधानियां भी बरती जाती हैं, उनको और अधिक संभाल के प्रसारित किया जाता है, उनके वितरण के समय बहुत सावधानियां बरती जाती हैं। तो ये सारे हो जाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव। बट पोस्ट ऑफिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेकिन डाकघर निम्नलिखित बातों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। लॉस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल, अब आपका जो पंजीकृत लेख है वो गुम हो जाता है तो उसके लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। इंजरी टू कंटेंट्स और आर्टिकल्स, या फिर लेख या सामग्री की हानि के लिए भी डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, कि आपके आर्टिकल जो है उनका एक रिकॉर्ड रहेगा हर एक स्टेज के ऊपर, कि आपका आर्टिकल कहाँ पे है, किस समय उसका वितरण हुआ, और उसके लिए विशेष सावधानियां भी बरती जाएंगी। लेकिन प्रसारण के दौरान अगर आपके आर्टिकल को कोई नुकसान हो जाता है, उसकी सामग्री को कोई नुकसान हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। कानूनी रूप से भी डाकघर को इस चीज़ में छूट प्राप्त है। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स। तो इनके बारे में हम पहले भी कर चुके हैं। विशेष पंजीकरण वाले लिफाफे डाकघर के द्वारा इनको बेचा जाता है। नॉट यूज्ड फॉर अनरजिस्टर्ड लेटर्स और एनवल्प, अपंजीकृत पत्र या लिफाफों के स्थान पर आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवल्प्स जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। केवल पंजीकृत डाक वस्तुओं को भेजने के लिए ही इनका उपयोग किया जाना चाहिए, या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल को, जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स या एनवल्प होंगे उनकी जगह पे इनका यूज आपने कभी नहीं करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, लेख जो पंजीकृत किए जा सकते हैं, मतलब कि आपकी मर्जी है, आप इनका पंजीकरण करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, नहीं करवाना चाहें तब भी आप इनको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल आ जाएंगी, सबसे पहले लेटर आ जाएंगे। लेटर कार्ड, तो जैसे मैंने पहले भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बोला था, लेटर कार्ड और इनलैंड लेटर कार्ड सेम चीज़ है। बुक एंड पैटर्न पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड और पार्सल, ये 7 श्रेणियों की डाक वस्तुओं को आप क्या कर सकते हैं, पंजीकृत करवा के भेज सकते हैं। टोटल कितनी श्रेणियां की डाक वस्तुएं हैं, 10 श्रेणियां हैं डाक वस्तुओं की, जिसमें से 7 के लिए आप रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करवा सकते हैं। पेमेंट ऑफ पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस कंपल्सरी फॉर ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स। अब मान लीजिए आप कोई भी डाक वस्तु के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, उसको रजिस्टर्ड आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी पोस्टेज चार्जेस होंगे, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, पोस्टेज चार्जेस क्या हो जाएंगे, जो उसके वजन के अनुसार लिए जाएंगे। अब रजिस्टर्ड आर्टिकल में वो रजिस्टर्ड लेटर भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पैकेट भी हो सकता है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है। तो उनके वजन के अनुसार जो हमने चार्जेस किए हैं कि कौन से आर्टिकल के ऊपर किस तरह से या कितने चार्जेस लिए जाएंगे, तो उनके वजन के अनुसार लिए जाने वाले चार्जेस आ जाएंगे पोस्टेज चार्जेस में। साथ में पंजीकरण शुल्क भी आपको देना पड़ेगा और इनका पूर्व भुगतान करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। यानी कि डाक वस्तु भेजते समय ही आपको इनका पूर्व भुगतान करना पड़ेगा। आप इनको अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड के रूप में नहीं भेज सकते हैं। फॉर रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण के लिए
आर्टिकल मस्ट बी प्रेजेंटेड एट पोस्ट ऑफिस विंडो एंड रिसिप्ट विल बी गिवन टू सेंडर। पंजीकरण के लिए जो लेख है उसको डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना चाहिए और प्रेषक को लेख के लिए रसीद दी जाती है। तो जो भी व्यक्ति क्या करेगा, आर्टिकल का पंजीकरण करने के लिए उसको डाक घर की खिड़की पर लेके आएगा, उस व्यक्ति को, वो व्यक्ति कौन हो जाएगा, प्रेषक हो जाएगा, उस डाक वस्तु को भेजने वाला हो जाएगा, तो उसको एक उस आर्टिकल के लिए रसीद दी जाती है, रिसिप्ट दी जाती है। आर्टिकल्स फॉर विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। अभी हमने ऊपर किया कि कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं जिनको आप डाक के माध्यम से पंजीकृत करवा के भेज सकते हैं, मतलब वहां पे सिर्फ आपकी मर्जी, आप चाहें तो करवाएंगे, नहीं होगा आप तो आप नहीं करवाएंगे। लेकिन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं, कौन से ऐसे लेख हैं जिनके लिए पंजीकरण कंपल्सरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से अधिक हो। इंश्योर्ड पार्सल, कोई भी बीमित पार्सल। पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, ऐसे स्थान को संबोधित किया गया पार्सल जहां के लिए कस्टम घोषणा की आवश्यकता होगी। एनी आर्टिकल कंटेनिंग पोस्टेज और अदर स्टैम्प्स और लेबल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट्स, बैंक पोस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज सेम आइटम्स, कोई भी लेख जिसमें डाक टिकट या अन्य डाक टिकट या फिर लेबल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल, एक्सचेंज बिल, इस तरह का कोई भी सामान आप भेजेंगे। आर्टिकल बेयरिंग दी वर्ड रजिस्टर्ड, कोई भी आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है। रजिस्टर्ड आर्टिकल विच इज रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन डिलीवर्ड, कोई भी पंजीकृत डाक लेख जो वितरण के बाद फिर से प्रेषित किया जाता है, पुनः पोस्ट किया जाता है, उसके लिए भी पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने ऊपर जो किया वो ठीक है, वो नॉर्मल सी चीज हो जाएगी कि कोई भी डाक वस्तु है, आप उसका पंजीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी डाक वस्तुएं भी हैं जिनके लिए आपको पंजीकरण करवाना ही पड़ेगा। तो ये हमने पार्सल के लिए भी किया था, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था जब हम मेल्स के बारे में कर रहे थे कि कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम तक होगा तो आप उसको अनरजिस्टर्ड भेज सकते हैं, लेकिन कोई भी पार्सल जिसका वजन 4 किलोग्राम से ऊपर हो जाएगा उसके लिए आपको फिर पंजीकरण उसका करवाना पड़ेगा। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, आपको रजिस्ट्रेशन इनकी करवानी ही पड़ेगी, तभी उनकी इंश्योरेंस की जाएगी। पार्सल एड्रेस्ड टू अ प्लेस फॉर विच कस्टम डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए पार्सल आप किसी ऐसे स्थान के लिए भेज रहे हैं जहां के लिए कस्टम घोषणा आवश्यक है, तो उस पार्सल के लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगी। कोई भी ऐसा लेख जिसके अंदर डाक या अन्य तरह के कोई टिकट हो, लेबल, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज या इसी तरह की और कोई आइटम हो, उसके लिए भी आपको पंजीकरण करवाना पड़ेगा। अब किसी भी डाक लेख के ऊपर अगर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ है तब भी उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। मान लीजिए मैंने एक आर्टिकल भेजा है, अब मैं इसको अनरजिस्टर्ड भेजना चाहता हूं, लेकिन मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड लिख दिया ऊपर, तो मुझे इसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, बिना रजिस्ट्रेशन के इसको नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है, पंजीकृत लेख है जिसका एक बार वितरण कर दिया, अब वितरण करने के बाद उसको कोई व्यक्ति दोबारा से पोस्ट करना चाहता है, रीपोस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा, उस डाक वस्तु का पंजीकरण करवाना पड़ेगा। यानी वीपी आर्टिकल कोई भी मूल्य दे लेख है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण जो है अनिवार्य हो जाता है। तो इन सभी के लिए आपने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन याद रखनी है। Sender may obtain attested copy of original receipt signed by addressee within 6 months from date addressee sign original receipt। प्रेषक प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई मूल रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करने के 6 महीने के भीतर प्राप्त कर सकता है। अब जब भी किसी रजिस्टर्ड आर्टिकल का पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा तो उसके वितरण के समय जो एड्रेसी है उसको क्या करना पड़ता है, एक रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं, और उस रसीद की अगर सत्यापित प्रति अटेस्टेड कॉपी सेंडर प्राप्त करना चाहता है तो वो इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है। कितने समय के भीतर आवेदन करेगा, 6 महीने के भीतर उसे इस चीज़ के लिए आवेदन करना होगा। और ये 6 महीने कब से गिने जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्राप्तकर्ता के द्वारा हस्ताक्षर करने के, यानी कि प्राप्तकर्ता ने जब मूल रसीद या ओरिजिनल रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर किए थे उस तारीख से 6 महीने के भीतर सेंडर इस चीज़ के लिए आवेदन कर सकता है कि मुझे मूल रसीद की सत्यापित प्रति चाहिए। तो वहाँ पे जो कॉपी होती है वो बनाई जाती है ओरिजिनल रिसिप्ट की और पोस्ट मास्टर के द्वारा उसको अटेस्टेड करके भेजा जाता है सेंडर को।
हेड ऑफ सर्किल में ग्रांट टू सेंडर और एट इज रिक्वेस्ट टू एड्रेसी एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस एंड नोट इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी लीगल लाइबिलिटी कंपनसेशन अप टू ए लिमिट ऑफ 100 रुपीज फॉर द लॉस ऑफ एनी रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर पैकेट और पार्सल। तो जैसे हमने ऊपर भी किया कि कोई भी आपके पास पंजीकृत डाक वस्तु है, उसके नुकसान के लिए, उसके गुम हो जाने के लिए डाकघर जिम्मेदार नहीं होता है और कानूनी रूप से भी डाकघर को इस चीज में छूट दी गई है। लेकिन यहाँ पे बोलेंगे जो सर्कल प्रमुख होता है वो क्या कर सकता है, किसी भी अंतर्देशीय पंजीकृत पत्र पैकेट या पार्सल के लिए अगर वो गुम हो जाता है, उसको कोई नुकसान हो जाता है, अनुग्रह के रूप में एज एन एक्ट ऑफ ग्रेस के रूप में प्रेषक को या प्रेषक के आवेदन पर प्राप्तकर्ता को 100 रुपये की सीमा तक मुआवजा दे सकता है। लेकिन यह किसी भी कानूनी दायित्व के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाएगा, क्योंकि कानूनी रूप से तो डाकघर को किसी भी पंजीकृत डाक वस्तु के नुकसान या क्षति या फिर गुम होने के मामले में छूट दी गई है। लेकिन हेड ऑफ सर्कल चाहे तो अनुग्रह के रूप में दया करके 100 रुपये का मुआवजा किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, रजिस्टर्ड इनलैंड लेटर पैकेट या पार्सल के लिए प्रेषक को या प्रेषक के अनुरोध पर किसको, प्राप्तकर्ता को दे सकता है। कंपनसेशन फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल फॉर लॉस, थेफ्ट और डैमेज। तो उसके बाद बोला गया किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख के लिए, उसके नुकसान होने के लिए, चोरी या नुकसान के मामले में गुम होने के लिए क्या कर सकते हैं, 30 SDR का मुआवजा दिया जा सकता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय आएगा, अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत लेख की हानि, चोरी या क्षति के लिए दिया जाने वाला मुआवजा कितना है, 30 SDR है, 30 SDR दिए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें 17 रुपीज़ लिए जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट फीस की बात करें, पावती आप इसके साथ लगा के भेज सकते हैं, 3 रुपये का भुगतान उसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह मैं आपको जो अगर चार्जेस पूछे जाएं तो आप उनको कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी आपके पास रजिस्टर्ड, क्योंकि आप लेटर को भी भेज सकते हैं, आप पार्सल को भी भेज सकते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपने एक लेटर भेजना है और उस लेटर का वजन जो है वो कितना है, 50 ग्राम है। 50 ग्राम वाले पंजीकृत पत्र के ऊपर आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। तो सबसे पहले पोस्टेज चार्जेस इसके ऊपर कैसे निकालेंगे, वेट के अकॉर्डिंग। तो हर एक 20 ग्राम के लिए आपको 5 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40, और 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 रुपये। प्लस यहाँ पे इसका एक और पार्ट बच जाता है 10 ग्राम का, जिसके लिए आपको 5 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कि आपके पास कितने हो जाएंगे, टोटल 15 रुपये हो जाएंगे। साथ में क्योंकि आप इसका पंजीकरण करना चाहते हैं, पंजीकरण करने के लिए 17 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। तो 15 प्लस 17 आपने ऐड कर लेने हैं, जो भी बनेंगे वो आपको उस आर्टिकल के लिए, उस पत्र के लिए आपको भुगतान करने पड़ेंगे। अगर साथ में आप एक्नॉलेजमेंट भी लगाकर भेजना चाहते हैं तो प्लस उसमें 3 रुपये और आप ऐड कर लेंगे। इस तरह से किसी भी लेटर के लिए, और कैसे लेटर, पंजीकृत पत्र के लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। वहीं अगर हम बात करें पार्सल के लिए, तो पिछली वीडियो में पार्सल के लिए भी हमने किया था कि उसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाते हैं, पोस्टेज चार्जेस, वो कैसे लिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या है, 2500 ग्राम का एक पार्सल है। तो हमें अगर इसे रजिस्टर्ड पार्सल के रूप में भेजना है तो इसके लिए हमें कितने चार्जेस देने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 4000 ग्राम तक का कोई भी पार्सल होगा उसको हम रजिस्टर्ड भी कर सकते हैं, उसको अनरजिस्टर्ड भी भेज सकते हैं। लेकिन आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करनी है तो कितने चार्जेस का आपको भुगतान करना पड़ेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने आ जाएंगे, 17 रुपीज़ आ जाएंगे, 17 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद 2500 ग्राम के लिए आपको कितने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 के 5 डिनोमिनेशन बन जाएंगे, ठीक है, 500 के 5 डिनोमिनेशन बन जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, क्या 500 गुने 5, क्योंकि इसमें 500 के डिनोमिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे। तो हर एक 500 ग्राम के लिए, पहले 500 ग्राम के लिए 19 रुपीज़, उसके बाद जितने भी 500 ग्राम आ जाएंगे, कितने बच गए यहाँ पे, फिर 4 500 ग्राम बच जाएंगे। तो 4 को हमने 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगले जितने भी 500 ग्राम आएंगे या उसका पार्ट आएगा 16 रुपये का भुगतान उसके लिए करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से चार्जेस आप किसी भी रजिस्टर्ड आर्टिकल के ऊपर निकाल सकते हैं। तो उसमें जो भी पोस्टेज चार्जेस हैं वो तो आपको लेख की श्रेणी के अकॉर्डिंग याद करने पड़ेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो 17 रुपीज़ ही रहेंगे। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं, बीमा की बात करते हैं। इंश्योरेंस में सबसे पहले आपके पास आर्टिकल्स विच कैन बी इंश्योर्ड, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका बीमा किया जा सकता है। उसमें आपके आ जाएंगे रजिस्टर्ड लेटर, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड पार्सल, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल। इन सभी डाक वस्तुओं के लिए बीमा जो है इंश्योरेंस बुक की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी पंजीकृत पत्र, मूल्य दे डाक वस्तुएं जो होती हैं, मूल्य दे डाक वस्तुएं, मूल्य दे डाक
मूल्य दे रजिस्टर्ड लेटर जो हो जाएंगे, पत्र हो जाएंगे, पंजीकृत पत्र हो जाएंगे, रजिस्टर्ड पार्सल हो जाएंगे, उसके बाद वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल, बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो होते हैं उनके लिए इंश्योरेंस की जा सकती है, बीमा किया जा सकता है। लिमिट अप टू विच यू कैन इंश्योर, किस सीमा तक इन डाक वस्तुओं का बीमा किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। सबसे पहले आर्टिकल्स बुक्ड एट ब्रांच पोस्ट ऑफिस अप टू दी वैल्यू ऑफ ₹600। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस या बीमा किसी भी डाक घर में आप किसी भी डाक वस्तु के लिए, ये वाली जो डाक वस्तु है, इन डाक वस्तुओं के लिए बीमा आप किसी भी डाक घर में करवा सकते हैं, फिर वो चाहे ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो, सब पोस्ट ऑफिस हो या फिर हेड पोस्ट ऑफिस हो। आर्टिकल्स बुक्ड एट अदर पोस्ट ऑफिस अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख रुपीज़। तो अगर ब्रांच पोस्ट ऑफिस में आप डाक वस्तुओं का बीमा करना चाहते हैं 600 रुपये तक किया जा सकता है। अन्य डाकघरों में यानी कि सब ऑफिस और हेड ऑफिस में करना चाहते हैं 1 लाख रुपये तक के लिए आप उन डाक वस्तुओं का बीमा कर सकते हैं। इंश्योर्ड वैल्यू शैल नॉट एक्सीड द रियल वैल्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल। अब इसमें बोला गया जो इंश्योरेंस वैल्यू रहेगी, आप किस मूल्य के लिए डाक वस्तु का बीमा करेंगे वो वैल्यू सामग्री के मूल्य से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप उस आर्टिकल के अंदर कौन सी वस्तु भेज रहे हैं, कौन सी सामग्री भेज रहे हैं, उस सामग्री के मूल्य से ज़्यादा के लिए आप उसकी इंश्योरेंस नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल्स कंटेनिंग गोल्ड कॉइन और बुलियन, गवर्नमेंट करेंसी नोट्स और बैंक नोट्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज शैल बी इंश्योर्ड फॉर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स। उसके बाद आप क्या बोला गया है, कोई भी ऐसा आर्टिकल जिसके अंदर गोल्ड है, कॉइन भेज रहे हैं, सिक्के आप भेजना चाहते हैं, बुलियन भेजना चाहते हैं, गवर्नमेंट करेंसी नोट भेजना चाहते हैं, बैंक नोट, या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन भेजना चाहते हैं, मतलब मिक्स है, इस तरह की कोई भी डाक वस्तु आप भेजना चाहते हैं, तो इसमें जो इंश्योरेंस की जाएगी एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट्स के लिए की जाएगी, सामग्री के जो मूल्य है उसके अनुसार की जाएगी। मतलब अगर आप इसमें 1000 रुपये की सामग्री भेज रहे हैं तो इसकी इंश्योरेंस भी 1000 रुपये के लिए ही की जाएगी। मतलब कि एक्चुअल वैल्यू जो भी रहेगी सामग्री की उसी के अनुसार आपने इंश्योरेंस यहाँ पे करनी है। करेंसी नोट्स कैन बी इंश्योर्ड अप टू द वैल्यू ऑफ 20,000। जो करेंसी नोट्स होते हैं उनकी इंश्योरेंस की बात करें तो 20,000 रुपये तक इंश्योरेंस इनकी की जा सकती है। इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। बीमा डाक द्वारा प्रसारण के सभी जोखिमों को कवर करता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन प्रसारण के दौरान सभी जोखिमों को कवर करता है, तो उसमें आपको रजिस्टर्ड आर्टिकल वाली ऑप्शन दे दी जाएगी, इंश्योर्ड आर्टिकल वाली ऑप्शन दी जाएगी, इंश्योरेंस वाली दी जाएगी। तो ध्यान रखना रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए तो हमने कर लिया कि डाकघर की कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है, लेकिन जो इंश्योरेंस होती है, बीमा होती है, इंश्योरेंस कवर्स ऑल रिस्क इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाई पोस्ट। बीमा प्रसारण के दौरान सभी जोखिमों को कवर करता है, चाहे वो डाक वस्तु के गुम होने के हों, चाहे वो डाक वस्तु को नुकसान के हों, चाहे वो डाक वस्तु की सामग्री के नुकसान के लिए, उन सभी चीज़ों को कौन कवर करेगा, इंश्योरेंस या बीमा कवर करेगा। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स टू एंड फ्रॉम आर्मी पोस्ट ऑफिस में बी इंश्योर्ड अप टू दी वैल्यू ऑफ 500 रुपीज़। सेना डाकघरों से या सेना डाकघरों को भेजे जाने वाले पंजीकृत लेखों का बीमा किस सीमा तक किया जा सकता है, 500 रुपये की सीमा तक किया जा सकता है। मतलब कि सेना डाकघरों को, आर्मी पोस्ट ऑफिस को अगर कोई भी आप रजिस्टर्ड आर्टिकल भेजते हैं या आर्मी पोस्ट ऑफिस से भेजा जाता है तो ऐसे आर्टिकल्स का जो बीमा है 500 रुपये तक किया जा सकता है। थिंग्स फॉर विच इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। अब कौन सी ऐसी डाक वस्तुएं, ऊपर हमने किया बॉक्स में कि कौन सी डाक वस्तुओं का आप बीमा करवा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डाक वस्तुएं हैं जिनको डाक के माध्यम से अगर आप भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपल्सरी हो जाती है, बीमा अनिवार्य हो जाता है। सबसे पहले कॉइन आप भेजना चाहते हैं, सिक्के, बुलियन, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर भेजने पर, आर्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, सोने या चांदी से बनी वस्तुएं, करेंसी और बैंक नोट्स sent through inland post only after insurance and must be insured for actual value of content। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन सारी डाक वस्तुओं को आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो इंश्योरेंस आपको करवानी ही पड़ेगी, इंश्योरेंस या बीमा अनिवार्य हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा। दूसरी बात, इनको इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए, यानी कि अगर आप इनको 1000 रुपये के लिए भेजना चाहते हैं तो 1000 रुपये के लिए ही इनकी इंश्योरेंस की जाएगी, जो भी एक्चुअल वैल्यू होगी कंटेंट्स की उसी के अनुसार इनका बीमा किया जाएगा। प्री पेमेंट ऑफ ऑल चार्जेस ऑन इंश्योर्ड आर्टिकल इज कंपल्सरी। बीमित लेखों पर सभी शुल्कों का पूर्व भुगतान जो है वो अनिवार्य
हो जाता है, मतलब कि इनके ऊपर जो भी चार्जेस लिए जाएंगे उनका आपको पूरा भुगतान करना पड़ेगा। आर्टिकल की पोस्टिंग के समय पूरा भुगतान करना पड़ेगा। कौन कौन से? सबसे पहले पोस्टेज चार्जेस आ जाएंगे, डाक शुल्क जो वजन के अनुसार किसी भी आर्टिकल के ऊपर लिए जाते हैं, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, पंजीकरण शुल्क, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हमने ऊपर किया कि रजिस्ट्रेशन का जो है किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए, किसी भी वीपी आर्टिकल के लिए कंपलसरी है, तो इसमें रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाती है वो नीचे करेंगे। इंश्योरेंस फीस और बीमा शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। प्री पेमेंट कंपलसरी, इन सभी का पूर्व भुगतान अनिवार्य है, मतलब कि डाक वस्तु को पोस्ट करते समय ही आपको इनका पूरा भुगतान करना पड़ेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल मस्ट कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग कवर। अब जब भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाएगा उसको हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग कवर में ही कवर करना है। एंड फास्टेंड एंड सील्ड बाय आइडेंटिकल सील ऑफ प्राइवेट मार्क एंड नो एनी काइंड ऑफ लेवल अफिक्स्ड बाय सेंडर। तो बीमित वस्तु जो हमेशा मजबूत कवर में पैक की जानी चाहिए और निजी चिन्ह वाली समान मोहर से उसको सील किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे मान लीजिए लेटर है जिसका आप क्या करते हैं, बीमा करते हैं। बीमा करने के बाद आपने इसको क्या करना होता है, बीमा जो है बीमित आर्टिकल जो होगा उसको आपने हमेशा एक तो स्ट्रॉन्ग कवर में पैक करना है, दूसरी बात इसको आपने सील लगानी होती है। और सील जो है वो कहाँ पे लगाई जाएगी, क्या जितने भी फ्लैप होते हैं उन पे यहाँ पे सील लगाई जाएगी, मतलब कि इन सभी कोनों के ऊपर सील को लगाया जाएगा। और उसके बाद प्रेषक के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी लेबल इन आर्टिकल के साथ नहीं लगाया जाना चाहिए। फ्रैंक इंप्रेशंस एज पोस्टेज स्टैम्प्स एक्सेप्टेड। तो फ्रैंक की जो छाप है उसको भी डाक टिकटों के रूप में मान्यता दी जाएगी, मतलब कि आप बीमित डाक वस्तु के लिए जो डाक शुल्क का भुगतान है फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। Envelopes with black border, transparent panel, colored border cannot be used। काले बॉर्डर, पारदर्शी पैनल या रंग बिरंगे बॉर्डर वाले लिफाफों का उपयोग आपने बीमित डाक वस्तुओं को भेजने के लिए कभी नहीं करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी। पारदर्शी पैनल क्या होता है, जब भी आप कोई डाक वस्तु भेजते हैं, ठीक है, पीए वाले तो ये करते हैं, तो इस तरह से उसमें क्या होता है, एक पारदर्शी पैनल होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, यहाँ पे लिफाफा वगैरह लगाया गया होता है जिसके अंदर आपका एड्रेस जो है वो साफ से दिखाई देता है, तो उसको कहेंगे पारदर्शी पैनल। तो इस तरह के पैनल वाले लिफाफे हैं जिनके बॉर्डर जो है साइड वाली है जो चीज़ें हैं वो रंग बिरंगी हैं, तो इस तरह के आपने एनवलप का यूज़ कभी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए नहीं करना होता है। सील्स मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ईच फ्लैप। उसके बाद बोला कि जो सील है वो प्रत्येक फ्लैप के ऊपर लगाई जाएंगी। एंड इफ नेसेसरी नोट कैन बी प्लेस्ड अंडर सेंट्रल सील। और अगर आवश्यक हो तो केंद्रीय सील के नीचे गांठ भी बांधी जा सकती है, मतलब उसको एक धागे से या रस्सी से बांधा जाएगा और जो सेंट्रल सील होगी, मध्य वाली सील होगी, उसके नीचे उसकी गांठ बांधी जाएगी। रिकमेंडेड फॉर इंश्योर्ड लेटर्स। तो जब भी इंश्योर्ड आर्टिकल भेजा जाता है, पत्र भेजा जाता है, तो रिकमेंड किया जाता है यूज ऑफ रजिस्ट्रेशन एनवलप, कि आप पंजीकरण लिफाफों का उपयोग करें जो डाकघर के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस अबाउट इंश्योर्ड लेटर। बीमित पत्रों के लिए डाकघर की क्या जिम्मेदारी रहती है। अब आप किसी भी आर्टिकल की इंश्योरेंस करते हैं उसके लिए डाकघर जो किस तरह से जिम्मेदार होगा। कंपनसेशन पेएबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ इंटीमेशन ऑफ लॉस। अब आपका जो इंश्योर्ड आर्टिकल है प्रसारण के दौरान कहीं पे उसको नुकसान हो जाता है या गुम हो जाता है, तो नुकसान की सूचना के 1 महीने के बाद आपको मुआवजा उस चीज़ के लिए दिया जाएगा। हेड ऑफ सर्कल कैन विदहोल्ड, लेकिन ये जो मुआवजा है हेड ऑफ सर्कल रोक सकता है ताकि अगर उसको कोई और इंक्वायरी वगैरह करनी है, पूछताछ करनी है, तो वो कर सके। कंपनसेशन नोट मोर देन वैल्यू फॉर विच आर्टिकल वाज इंश्योर्ड। जिस मूल्य के लिए लेख को बीमित किया गया है मुआवजे की राशि उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो कंपनसेशन नोट मोर देन वैल्यू फॉर विच द आर्टिकल वाज इंश्योर्ड। आपको मुआवजा उतना ही दिया जाएगा जितने के लिए आपने उस आर्टिकल की इंश्योरेंस करवाई थी। आप बाद में क्लेम नहीं करेंगे आर्टिकल में मैंने 1000 रुपये की डाक वस्तु भेजी थी और अभी मुझे मुआवजा जो केवल 500 रुपये के लिए दिया जा रहा है। तो अगर आपने 500 रुपीज़ के लिए उसकी इंश्योरेंस किया है, मुआवजा भी आपको 500 रुपीज़ के लिए ही मिलेगा। नो कंपनसेशन विल बी गिवन इन फॉलोइंग केसेस। तो आपको कौन कौन से मामलों में किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले है मिस डिलीवरी ड्यू टू इनकरेक्टनेस एंड इनकम्प्लीट एड्रेस बाय सेंडर। अगर प्रेषक द्वारा दिया गया पता गलत है या आधा अधूरा पता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका गलत वितरण हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ सेंडर और एड्रेसी प्राप्तकर्ता या प्रेषक की तरफ से कोई भी धोखा होता है तो ऐसी कंडीशन में भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए 1,000 रुपये के लिए आपने आर्टिकल की इंश्योरेंस करनी थी, लेकिन आपने क्या किया, सिर्फ 500 रुपीज़ की इंश्योरेंस करके उसको भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एक किस्म का धोखा हो जाएगा। या फिर उसमें आपने ऐसी डाक वस्तु भेजी थी जिसकी इंश्योरेंस उसकी एक्चुअल वैल्यू के लिए की जानी थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक किस्म का फ्रॉड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी कोई मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। डिलीवर्ड टू एड्रेसी एंड ही हैज साइंड एंड रिटर्न द रिसिप्ट, यदि लेख जो है वो प्राप्तकर्ता को वितरित किया जा चुका है और प्राप्तकर्ता ने उस आर्टिकल के लिए रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करके उस आर्टिकल की रसीद को वापस लौटा दिया है, तब भी कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। नो इंटीमेशन ऑफ लॉस विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग की तारीख से 3 महीने के भीतर अगर आप नुकसान की सूचना नहीं देते हैं, उसमें विफल आप रहते हैं, तब भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। डैमेज अराइजिंग ड्यू टू नेचर ऑफ आर्टिकल, लेख की प्रकृति की वजह से नुकसान होने पर भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वेयर लॉस और डैमेज वाज ड्यू टू इम्प्रॉपर और इनसिक्योर पैकिंग, जहाँ पे हानि या नुकसान अनुचित या असुरक्षित पैकिंग के कारण हुआ है। अब आपने पैकिंग उसकी अच्छे से नहीं की थी, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तब भी मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। वेयर देयर इज नो विजिबल डैमेज टू कवर और सील, जहाँ पे कवर या सील को कोई भी दृश्य क्षति ना हो, मतलब कि कवर या जो भी आपने सील लगाई है उनको सामने से नहीं पता चल रहा है कि इसको नुकसान हुआ है, तब भी आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वेयर द इंश्योर्ड आर्टिकल कंटेन्स गवर्नमेंट करेंसी नोट्स, बैंक नोट्स, गोल्ड कॉइन और बुलियन और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज नॉट बीन इंश्योर्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू ऑफ कंटेंट, ये हमने ऊपर भी कर लिया है, फ्रॉड का मामला हो जाएगा। जहां पे आप उस आर्टिकल के अंदर क्या भेज रहे हैं, गवर्नमेंट करेंसी नोट भेज रहे हैं, बैंक नोट, गोल्ड कॉइन या बुलियन या फिर इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन भेज रहे हैं, मतलब मिक्स करके इनको भेज रहे हैं, तो अगर आपने इनकी एक्चुअल वैल्यू के लिए इनका बीमा नहीं किया तब भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से इनको याद रखना है। Where the insured article contained anything the transmission of which by post is prohibited, अब मान लीजिए आप इंश्योर्ड आर्टिकल के अंदर कोई भी ऐसी डाक वस्तु डाल के भेज देते हैं जिसका प्रसारण डाक के माध्यम से निषिद्ध है, ऐसी डाक वस्तुओं के लिए भी आपको कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इफ आर्टिकल रिकवर्ड आफ्टर कंपनसेशन, अब मान लीजिए आपने आवेदन किया, 3 महीने के बाद आपको डाकघर के द्वारा मुआवजा, 1 महीने के बाद डाकघर के द्वारा आपको मुआवजा दिया जाएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ये वाला कि इंटीमेशन जो वो लॉस की 3 महीने के भीतर आपको देनी होती है, 3 महीने के बाद जो आप इंटीमेशन देंगे उसके लिए आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 3 महीने से तो पहले आप इस चीज़ के लिए इंटीमेशन देते हैं तो इंटीमेशन के 1 महीने के बाद आपको मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए मुआवजा देने के बाद आपका आर्टिकल कहीं से दोबारा से मिल जाता है, तब क्या किया जाएगा। इफ कंपनसेशन इज लेस देन अमाउंट ऑफ लॉस, आर्टिकल कंटेंट रिटर्न टू सेंडर, यदि मुआवजा लेख के नुकसान से कम है तो लेख जो है वो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपको 500 रुपीज़ का मुआवजा मिल गया है, लेकिन उसका नुकसान आर्टिकल का कितना है, 600 रुपये का हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इफ कंपनसेशन इज मोर सेंडर हैज़ टू रीपे, लेकिन मान लीजिए आपको मुआवजा मिल गया 600 रुपये का, लेकिन नुकसान सिर्फ 500 रुपीज़ का हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रेषक है उसको क्या करना पड़ेगा, जो मुआवजा मिला होगा वो वापस करना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे बोला गया टैरिफ फॉर इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी आर्टिकल के लिए बीमा करवाना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या चार्जेस देने पड़ेंगे। सबसे पहले पोस्टेज चार्जेस की बात करें एज पर वेट एंड क्लास, तो डाक शुल्क जो है वो लेख के वजन के अनुसार लिया जाएगा और उसकी श्रेणी के अनुसार लिया जाएगा, वो कौन सी श्रेणी का आर्टिकल आप भेज रहे हैं उसके अनुसार, और दूसरा उसके वजन के अनुसार पोस्टेज चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। साथ में आपसे ली जाएगी रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी होगी, अनिवार्य होगी, तो उसके लिए आपको 17 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाएगी, तो ये वाले तो दो जो हैं वो कंपलसरी आपको देने पड़ेंगे। इंश्योरेंस फीस कैसे ली जाएगी, अगर आप 200 रुपये तक के लिए किसी भी आर्टिकल की इंश्योरेंस करते हैं 10 रुपये एक्स्ट्रा उसके लिए लगेंगे। उसके बाद प्रत्येक 100 रुपये या उसके पार्ट के लिए 6 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। एक्नॉलेजमेंट इज कंपलसरी एंड फ्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योर्ड आर्टिकल जब भी आप भेजेंगे उसके लिए दी जाने वाली एक्नॉलेजमेंट या पावती फ्री होती है, कोई चार्जेस उसके लिए आपसे नहीं लिए जाएंगे और वो आपको इंश्योर्ड आर्टिकल के साथ लगाकर भेजनी ही पड़ेगी। आगे चलते हैं, लास्ट वाला है आपके पास वैल्यू पेबल पोस्ट के बारे में, मूल्य दे डाक के बारे में।
designed to meet requirements of person who wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of articles or bill। यह उन व्यक्तियों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए है जो उनको भेजे गए लेखों की प्राप्ति के समय उनके लिए भुगतान करना चाहते हैं। अब मान लीजिए मैं किसी भी डाक के माध्यम से कोई भी ऐसी वस्तु मंगवाना चाहता हूं जिसके लिए मैं चाहता हूं कि जब मुझे वो वस्तु प्राप्त हो जाए उसी समय मैं उस वस्तु के लिए भुगतान करूं, तो ऐसी कंडीशन में मैं वैल्यू पेबल पोस्ट का यूज़ कर सकता हूं। जब मुझे वैल्यू पेबल पोस्ट प्राप्त हो जाएगी उस समय मैं उस वस्तु के लिए भुगतान कर सकता हूं। तो इस तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वीपी पोस्ट की शुरुआत की गई। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आप वैल्यू पेबल पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं? रजिस्टर्ड पार्सल, रजिस्टर्ड लेटर, रजिस्टर्ड बुक पैकेट और रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, इन सभी को आप डाक के माध्यम से वैल्यू पेबल पोस्ट के रूप में भेज सकते हैं। आगे चलते हैं। वीपी आर्टिकल सेंट अप टू 5000 रुपीज़ ओनली। किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल को 5000 रुपये की सीमा तक भेजा जा सकता है। यानी कि अगर मैं चाहूँ मुझे कोई वीपी आर्टिकल भेजे तो कोई भी व्यक्ति मेरे लिए वीपी आर्टिकल मैक्सिमम 5000 रुपये के लिए भेज सकता है। यानी कि मैं वीपी आर्टिकल के वितरण के समय मैक्सिमम 5000 रुपये का भुगतान करूँगा और इसके लिए जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो अलग से रहेंगे। वीपी आर्टिकल पार्सल, लेटर और पैकेट में कंटेन। अब जो वीपी आर्टिकल होते हैं, जैसे पार्सल भेज रहे हैं आप, लेटर या पैकेट को वीपी आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होनी चाहिए? नोट कंटेन, मतलब कौन सी चीज़ों को आप इसमें नहीं भेज सकते हैं। तो इसमें आ जाएंगे कूपन्स, टिकट्स, सर्टिफिकेट्स, इंट्रोडक्शंस डिजाइंड फॉर सेल ऑफ गुड्स नोन एज स्नोबॉल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्नोबॉल सिस्टम के रूप में माने जाने वाली सामग्री के लिए डिजाइन किए गए परिचय पत्र, प्रमाण पत्र, कूपन या टिकट, इस तरह की कोई भी चीज़ को आप वैल्यू पेबल आर्टिकल के रूप में कभी नहीं भेजेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्नोबॉल सिस्टम क्या होता है? ऐसी सामग्री को स्नोबॉल सिस्टम कहा जाता है जो किसके लिए डिजाइन की जाती है? परिचय पत्र, प्रमाण पत्र, कूपन या टिकट, इस तरह की जो सामग्री क्या होती है, डिजाइन की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? स्नोबॉल सिस्टम कहेंगे। तो इस तरह की कोई भी सामग्री को आप वीपी आर्टिकल के अंदर नहीं भेजेंगे। फॉर वीपी आर्टिकल सेंडर डिक्लेयर्स इट इज सेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बोनाफाइड ऑर्डर रिसीव्ड बाय हिम। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी? जैसे कोई भी व्यक्ति वीपी आर्टिकल भेजना चाहता है तो उसे पहले एक प्रमाण देना होगा। कौन सा प्रमाण देना होगा? एक आदेश देना होगा कि इसको प्राप्तकर्ता से प्राप्त आदेश के निष्पादन के संबंध में भेजा जा रहा है। वो उसको अपनी मर्जी से नहीं भेज सकता है। उसको क्या होगा? जो प्राप्त करता होगा उसके एक प्रमाणित आदेश के तहत ही भेजा जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति ऐसे ही किसी को वीपी आर्टिकल नहीं भेजेगा जब तक कि प्राप्तकर्ता से उसके पास एक प्रमाणित आदेश ना हो। तो किसी भी प्रमाणित आदेश के निष्पादन के संबंध में वीपी आर्टिकल को भेजा जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट्स, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, प्रोमिसरी नोट्स, रेलवे गुड्स, बिल्स, even articles possesses no intrinsic value, bills of lending और ordinary bill। लीगल डॉक्यूमेंट्स कोई भी कानूनी दस्तावेज हैं, बॉन्ड्स या इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, प्रोमिसरी नोट्स जो होते हैं, वचन पत्र वगैरह, रेलवे का सामान, बिल्स हैं, इवन के ऐसे आर्टिकल जिनकी कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं है, आंतरिक वैल्यू नहीं है, बिल्स ऑफ लैंडिंग एंड ऑर्डिनरी बिल, इन सभी को भी वीपी आर्टिकल के रूप में, वीपी पोस्ट के रूप में भेजा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके अंदर कोई भी मूल्यवान चीज़ नहीं है, क्या हम उसको वीपी आर्टिकल के रूप में भेज सकते हैं? बिल्कुल भेजा जा सकता है। आगे चलते हैं पोस्टिंग ऑफ वीपी आर्टिकल, वैल्यू पेबल आर्टिकल की पोस्टिंग के बारे में। ऑल पोस्ट ऑफिसेज दैट आर मनी ऑर्डर ऑफिसेज टू एनी पोस्ट ऑफिस दैट इज आल्सो ए मनी ऑर्डर ऑफिस। वीपी आर्टिकल किसी भी ऐसे डाकघर के द्वारा भेजा जा सकता है जो मनी ऑर्डर कार्यालय होना चाहिए। और कौन से डाकघर को भेज सकते हैं? वो डाकघर भी मनी ऑर्डर ऑफिस ही होना चाहिए। मतलब कि भेजने वाला भी और प्राप्त करने वाला भी मनी ऑर्डर ऑफिस होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैनर ऑफ पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग करने का क्या तरीका रहेगा? आर्टिकल मस्ट प्रेजेंट एट पोस्ट ऑफिस विंडो, लेख को डाकघर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होगा। तो जिस तरह से हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए क्या, इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए क्या, उनको क्या करना होता है? डाकघर की खिड़की पर आपको प्रस्तुत करना होता है। उसी तरह से वीपी आर्टिकल को भी आपको डाकघर की खिड़की पर ही प्रस्तुत करना होगा। सेंडर स्पेसिफाई दी सम टू बी रिमिटेड टू हिमसेल्फ एंड साइन दी डिक्लेरेशन, प्रेषक खुद को प्रेषित की जाने वाली राशि का उल्लेख करके घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा। तो जैसे हमने क्या कि वीपी आर्टिकल भेजा जाएगा, तो जब वीपी आर्टिकल का वितरण किया जाएगा, वितरण के समय प्राप्तकर्ता उसके लिए
क्या करता है, उसके लिए भुगतान करता है। तो कितना भुगतान प्राप्तकर्ता के द्वारा किया जाएगा, इस चीज की जो राशि रहेगी वो कौन यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा, वो सेंडर को स्पेसिफाई करनी पड़ेगी और स्पेसिफाई करने के बाद उसको डिक्लेरेशन या घोषणा के ऊपर हस्ताक्षर करने होंगे। ऑन अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर लेटर VP फॉलोड बाय एंट्री इन फिगर्स एंड वर्ड्स द अमाउंट फॉर रिमिटेंस टू हिमसेल्फ। प्रेषक ऊपरी बाएं कोने में BP शब्द के बाद अंकों और शब्दों में खुद को प्रेषित की जाने वाली राशि की प्रविष्टि भी करेगा। मान लीजिए ये क्या है, आपके पास एक VP आर्टिकल है, तो यहाँ पे तो हमारे पास आ जाएगा जो प्राप्त करता है उसका पता आ जाएगा। यहाँ पे डाक टिकट जो आपने उसके पोस्टेज चार्जेस के रूप में लगाने हैं, यहाँ पे आ जाएगा प्रेषक का पता। अब यहाँ पे कौन से, लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में बाएं हाथ के ऊपरी कोने में, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए, VP वर्ड लिखा होना चाहिए। साथ में और क्या होना चाहिए, शब्द के बाद अंकों और शब्दों में खुद को प्रेषित की जाने वाली राशि की प्रविष्टि भी होगी, यानी कि वो शब्दों और अंकों में VP वर्ड के बाद क्या लिखेगा कि मुझे कितने पैसे रिमिट किए जाने हैं, कितने पैसे प्राप्तकर्ता से वसूल किए जाने हैं, उस चीज की प्रविष्टि या एंट्री जो है वो यहाँ पे की जाएगी। लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, तो हम सभी आर्टिकल्स के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं कि लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में प्रेषक का नाम और पता लिखा जाएगा, और लोअर या बॉटम राइट हैंड कॉर्नर में एड्रेसी का एड्रेस और नाम और जो भी पता है वो लिखा जाएगा। आगे चलते हैं, वैल्यू पेबल आर्टिकल विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस द टोन ऑफ पेमेंट शोन इन द वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर फॉरम इज द वन वेयर द आर्टिकल हैज बीन बुक्ड। मूल्य दे डाक वस्तु को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि मूल्य दे मनी ऑर्डर जो फॉर्म होगा उसमें दिखाया गया भुगतान या शहर वह नहीं होगा जहां से लेख बुक किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, भुगतान का शहर कौन सा हो जाएगा, जिसके माध्यम से प्रेषक तक राशि पहुंचाई जाएगी। तो प्रेषक जो है उससे आर्टिकल को उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि VP आर्टिकल है तो VP आर्टिकल के साथ VPMO भी भेजा जाएगा, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर भी भेजा जाएगा। तो वैल्यू पेबल जो मनी ऑर्डर रहेगा उस फॉर्म में कौन सी चीज दर्शाई गई होगी, भुगतान या शहर जो है वो दर्शाया नहीं गया होगा, उस समय तक उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भुगतान या जो भी शहर है, भुगतान का जो भी शहर है वो कौन सा होना चाहिए, वो ही होना चाहिए जहां से आर्टिकल को बुक किया जा रहा है, तब तक उस आर्टिकल को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और रिसिप्ट विल बी गिवन टू पर्सन हु प्रेजेंट्स द आर्टिकल। उसके बाद लेख जो है प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को एक रसीद दी जाएगी। तो लेख प्रस्तुत करने वाला यानी कि जो उस आर्टिकल का सेंडर होगा, उसकी बुकिंग करने के लिए जो आएगा उसको उस आर्टिकल की बुकिंग के बाद एक रसीद दी जाएगी। बुकिंग ऑफ VP आर्टिकल्स इन बल्क, थोक में VP लेखों की बुकिंग के बारे में बात करें, अवेलेबल फॉर कन्वीनियंस ऑफ फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस पोस्टिंग एट लीस्ट 10 अनइंश्योर्ड VP आर्टिकल्स डेली। यह सुविधा उन फर्मों और संस्थानों के लिए उपलब्ध है जो प्रतिदिन कम से कम 10 अबीमित लेखों को बुक करते हैं। मतलब वो बीमित नहीं होने चाहिए, बिना बीमा वाले कम से कम 10 आर्टिकल्स को बुक करने वाले, लेकिन वो VP आर्टिकल होने चाहिए। इस तरह की कोई भी फर्म या फिर इंस्टीट्यूशन है उनकी सुविधा के लिए ये वाली फैसिलिटी होती है। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस फैसिलिटी, और इस सुविधा के लिए कोई भी अतिरिक्त आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। इंक्वायरीज इन दिस रिगार्ड शुड बी एड्रेस्ड टू लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, और इसके संबंध में आप कोई भी पूछताछ करना चाहते हैं तो स्थानीय अधीक्षक को संबोधित किया जा सकता है। कंडीशंस की बात करें, नोट एक्सीड एक्सेप्टेड एज VP इफ आर्टिकल इज अ सो स्मॉल। कोई भी डाक वस्तु जो बहुत ही छोटी है उसको VP आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इफ इट इज कवर्ड विद द राइटिंग और सीलिंग बैक्स ऑन एड्रेस साइड, अगर पते वाली साइड क्या किया गया है, लेखन या सीलिंग बैक्स से इसको कवर किया गया है। मतलब आपने एड्रेस तो लिखा है, एड्रेस के बाद आपने उसके ऊपर सीलिंग बैक्स लगा दिया या अन्य कोई भी लेखन से उसको कवर कर दिया है, तो इस तरह के आर्टिकल को भी VP आर्टिकल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अमाउंट एक्सीडिंग 1500 रुपीज़, 1500 रुपये से अधिक की राशि वसूल की जाने पर नोट एक्सेप्ट एज VP अनलेस इट इज नॉट इंश्योर्ड फॉर सम स्पेसिफाइड फॉर रिमिटेंस बाय सेंडर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर आप VP आर्टिकल जो है वो 1500 रुपये से अधिक के लिए भेज रहे हैं तो उसे VP आर्टिकल के रूप में उस समय तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली निर्धारित राशि के लिए उसका बीमा नहीं किया जाता है। मतलब अगर आप 2000 रुपये के लिए उसको VP आर्टिकल के रूप में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपये के लिए इंश्योरेंस करनी पड़ेगी। 1500 रुपये से नीचे तब उसकी इंश्योरेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
दिस रूल नॉट अप्लाई टू, लेकिन ये जो 1500 रुपये वाला रूल है कि इससे ज़्यादा होने पर राशि के लिए आपको इंश्योरेंस करनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ों के ऊपर अप्लाई नहीं होगा? वीपी आर्टिकल्स कंटेनिंग रेलवे रिसिप्ट, ऐसे वीपी आर्टिकल जिनमें रेलवे की रसीदें हो, बिल्स हो, इन्वॉइसेस, डॉक्यूमेंट्स या इस तरह की कोई अन्य सामग्री हो, एंड वीपी पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड पेपर, बुक्स एक्सेट्रा, या फिर जो बीपी पैकेट है उसमें प्रिंटेड पेपर हो या फिर बुक वगैरह हो, तो उनको बुक पैकेट रेट्स के ऊपर अगर भेजा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरह के वीपी आर्टिकल के ऊपर आपको 1500 रुपये से अधिक होने पर भी प्रेषक को प्रेषित की जाने वाली राशि के लिए बीमा करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे चलते हैं पेमेंट टू सेंडर। अब किसी भी वीपी आर्टिकल के लिए एड्रेसी से, प्राप्तकर्ता से जो भी शुल्क आपने रिसीव करने थे या एकत्र करने थे वो एकत्र कर लिए। आगे एकत्र करने के बाद, कलेक्ट करने के बाद उनको अगर प्रेषक को भेजा जाना है तो कैसे भेजा जाएगा? अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एड्रेसी रिमिटेड टू सेंडर बाई मनी ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि वीपी आर्टिकल भेजते समय उसके साथ क्या लगा होता है? वीपीएमओ लगा होता है, वैल्यू पेबल मनी ऑर्डर लगा होता है। तो इसी के माध्यम से प्रेषक को वो राशि प्रेषित की जाती है। तो प्राप्तकर्ता से वसूल की गई राशि को मनी ऑर्डर के माध्यम से प्रेषक तक पहुंचाया जाएगा। इफ एड्रेसी ओमिट्स टू टेक डिलीवरी विद इन 7 days रिटर्न टू सेंडर ऑन 8th day, अगर कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल का प्राप्तकर्ता 7 दिनों के भीतर उसका वितरण लेने में विफल रहता है, वो 7 दिनों के भीतर उसका वितरण नहीं ले पाता है, 8वें दिन उस लेख को वापिस प्रेषक को भेज दिया जाएगा। इफ एड्रेसी अप्लाइड इन राइटिंग टू पोस्ट ऑफिस फॉर डिटेंशन ऑफ आर्टिकल, लेकिन अगर प्राप्तकर्ता ने लिखित में डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस कौन सा हो जाएगा? गंतव्य डाकघर, जहां से उस डाक वस्तु का वितरण किया जाना है, वहां पे प्राप्तकर्ता ने लिखित में आवेदन दिया है कि मेरी डाक वस्तु को 7 दिनों की अवधि के बाद भी रोक कर रखा जाए, फर्दर पीरियड आल्सो नॉट एक्सीडिंग 7 days। तो 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी इसको आगे रोक के रखा जाएगा, लेकिन जो आगे वाली अवधि होगी वो भी 7 दिनों से अधिक नहीं होगी। बिगनिंग फ्रॉम 8th day एंड पे प्रेस्क्राइब फी, और ये जो 7 दिनों की अवधि है वो 8वें दिन से शुरू हो जाएगी। मतलब शुरू में जब आपने आर्टिकल भेजा 7 दिनों की अवधि के लिए उसको रोक के रखा जाएगा, तो 8वें दिन क्या किया जाएगा? उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता ने डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में इस डाक वस्तु को 7 दिनों की अवधि के बाद भी रोकने का आवेदन किया है, तो इसको फिर से आगे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक के रखा जाएगा। लेकिन ये जो आगे की 7 दिनों की अवधि है 8वें दिन से शुरू हो जाएगी, और इसके लिए उसको निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, जिसे हम वेयरहाउसिंग चार्जेस कहते हैं, भंडारण शुल्क भी कहते हैं। आर्टिकल नोट रिटर्न टू सेंडर अंटिल एक्सपायरेशन ऑफ फर्दर पीरियड। अब ये जो 7 दिनों के बाद की आगे वाली जो भी अवधि रहेगी 7 दिनों की, इसकी समाप्ति से पहले उस डाक वस्तु को फिर प्रेषक को वापस नहीं किया जाएगा। एनी फीस सो पेड नोट रिफंडेड इन एनी केस, भुगतान किया गया कोई भी शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। व्हेन वीपी आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर आफ्टर सच डिटेंशन, और इस तरह के रोके जाने के बाद जब आर्टिकल प्रेषक को वापस किया जाता है, सेंडर रिक्वायर्ड टू पे एनी ड्यू चार्जेस ऑन इट एंड एक्नोलेजमेंट चार्जेस। तो यहाँ पे जो प्रेषक रहेगा उसको इसके ऊपर कोई भी देय शुल्क या जो भी एक्नोलेजमेंट शुल्क होगा उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लेंट्स रिगार्डिंग वीपी आर्टिकल्स, वैल्यू पेबल लेखों के संबंध में शिकायतें। इंक्वायरी मेड बाई पोस्ट ऑफिस ऑन पेइंग प्रेस्क्राइब्ड फीस, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर डाकघर द्वारा पूछताछ की जाती है। मतलब कि वीपी आर्टिकल के संबंध में आप कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, पूछताछ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। फीस पेड बाई मीन्स ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स, और इसके लिए दी जाने वाली फीस या शुल्क आपको कैसे देनी होगी? डाक टिकटों के रूप में देनी होगी। और कहाँ कैसे देनी होगी? स्टैंप्स अफिक्स्ड ऑन कंप्लेंट लेटर। तो जो भी आप कंप्लेंट लेटर या शिकायत पत्र भेजेंगे उसी के ऊपर डाक टिकट चिपका के ये वाली फीस का भुगतान किया जा सकता है। कंप्लेंट्स की बात करें, मेड विद इन 6 months फ्रॉम डेट ऑफ पोस्टिंग ऑफ वीपी आर्टिकल, वीपी आर्टिकल को पोस्ट करने की तारीख से 6 महीने के भीतर आप इस चीज के लिए कंप्लेंट या शिकायत कर सकते हैं। आगे चलते हैं चार्जेस के बारे में। चार्जेस कैसे लिए जाएंगे? पोस्टेज एज पर वेट, डाक शुल्क जो है वो लिए जाएंगे वजन के अनुसार। आप लेटर भेज रहे हैं, पार्सल भेज रहे हैं या पैकेट भेज रहे हैं, उनकी श्रेणी के अनुसार, उनके वजन के अनुसार जो भी चार्जेस लिए जाते हैं वो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, कंपलसरी है। आगे चलते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, ये भी कंपलसरी है। हमने ऊपर किया कि कौन से आर्टिकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो वहां पे आया था इंश्योर्ड के लिए और वीपी आर्टिकल दोनों के लिए कंपलसरी है। तो इसमें भी आपको 17 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इफ वीपी अमाउंट एक्सीड्स 1500 रुपीज, इंश्योरेंस इज कंपलसरी। अगर वीपी आर्टिकल के
ऊपर रिकवर की जाने वाली राशि 1,500 रुपये से अधिक हो जाती है तो भी उसके लिए आपको इंश्योरेंस कंपलसरी करवानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, इसके ऊपर लिए जाने वाले चार्जेस। अप टू 20 रुपीज़ 20 रुपये तक 2 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। 21 टू 50 रुपीज़ के लिए 3 रुपये का और 50 रुपये से अधिक होने पर 5 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे हम जो पहले ऑलरेडी चीज़ें कर चुके हैं, पीडीएफ फाइल में आपको ये मिल जाएंगी। जो भी हमने डाक लेखों के बारे में किया, उनके ऊपर लिए जाने वाले चार्जेस वेट के अकॉर्डिंग, वीपी फीस है, वीपी इंक्वायरी फीस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़रूर अच्छे से कर लेना। जैसे वेयर हाउसिंग चार्जेस लिए जाते हैं, भंडारण शुल्क लिया जाता है, वो कैसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे किसी भी डाक वस्तु के लिए कितना लिया जाता है, 2 रुपये, और अगर पार्सल हो तो उसके लिए 3 रुपये का भुगतान आपको करना पड़ता है। लेट फीस वगैरह दे रखी है। तो ये जितने भी चार्जेस हैं इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था आपके पास स्पेशल सर्विसेज के बारे में, विशेष सेवाओं के बारे में। रजिस्ट्रेशन करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं या वीपी आर्टिकल के रूप में भेजते हैं, क्या उनके फ़ायदे रहते हैं, क्या उनकी कंडीशंस रहती हैं, या किस सीमा तक ये किए जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी आपको तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।